नमस्कार मित्रों, बाईस ई लर्निंग स्टूडियो से एक नए प्रोग्राम, एक यूनिक प्रोग्राम के साथ मेरा संघर्ष, मेरी सफलता और सफलता कौन नहीं चाहता। इस कार्यक्रम की शुरुआत विशेष रूप से युवाओं को मोटिवेट करने के लिए की जा रही है और आज हमारे इस प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत शामिल है जिनसे आप परिचित होंगे। डॉक्टर आदर्श किशोर जी जानी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पीजी कॉलेज बाड़मेर में। प्रोफेसर साहब, आपका हार्दिक स्वागत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, आप जिस मंजिल पर पहुंचे हैं, आप तो एक छोटे से गांव से उठे हैं और आज से 30 साल पहले की गांवों की जो स्थितियां रही, जी, तो कैसा रहा आपका बचपन और बचपन की पढ़ाई? जिंदगी बहुत अद्भुत सफर है जी। और पता नहीं क्या क्या उसमें देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। बचपन में मैं सुनता था कि मेरे परदादा जी जी। वो जो ऊँटनियां होती है, सारनी जिसको कहते हैं, उनको पालने का काम करते थे और बहुत दूर अकाल की वजह से वहां जाके एक अकेले ही बस गए थे। उनके जो भाईजन थे, परिवारजन थे, वो बहुत पीछे रह गए। फिर वो कुछ वर्ष रहे और परिवार आगे बढ़ा। फिर दादाजी की पीढ़ी आई और पिताजी की जब पीढ़ी आई तब मैंने ये सुना कि वहां पर हमारे गांव में एक धीराराम जी करके सियोल अच्छा। एक व्यक्तित्व होते थे और वो शिक्षा का प्रचार प्रसार करते थे। उन्होंने गांव में कहा कि बच्चों को पढ़ाइए। अच्छा। उसके फलस्वरूप पिताजी को पढ़ाया और पिताजी आगे थोड़ा सा पढ़े। परिवार की परिस्थितियां इस प्रकार से थी कि पढ़ाना ना तो संभव था, ना दूर भेजना संभव था, तो दादाजी ने उनको स्कूल छुड़वा लिया। तब एक व्यक्ति और उभर के आते हैं, नगाराम जी लेगा। तो उन्होंने दादाजी को डांटा, फटकारा और पढ़ाने के लिए बच्चे को प्रेरित किया। उसका परिणाम ये हुआ कि पिताजी उस क्षेत्र में सबसे पहले इंजीनियर बने। अच्छा। तो जब मेरा जन्म हुआ तो मुझे वो सारी चीजें नहीं देखने को मिली, लेकिन फिर भी हम गांव में रहते थे और वहाँ जो हमारा घर है उससे 3-4 किलोमीटर दूर राजकीय प्राथमिक विद्यालय खामराई, अच्छा, उसमें मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई। मेरे पड़ोस में एक लूणाराम मेघवाल करके जो तीसरी या चौथी में पढ़ते थे, पिताजी ने कहा कि भाई इस बच्चे को साथ में लेके जाना। अच्छा। तो मैं बचपन में उनके साथ स्कूल जाता था। अच्छा। और रास्ते में वही, जब आज चीजें याद करते हैं तो वो दौर याद आता है। खेतों को देखना या वहां पर गुल्ली डंडे से खेलना, अलग अलग तरीके के जो गांव के गेम होते हैं जो रास्ते में कभी कभी। ऐसा कोई दृश्य, ऐसी कोई स्थिति जो उस समय की आपको बहुत याद आ रही हो? बचपन में हमारे शिक्षक थे लक्ष्मण सिंह जी। अच्छा। वो एक ही शिक्षक थे और आज जब मैं इसी पेशे में हूं तो सोचता हूं वो जब 12 बजते थे, उसके बाद में सारे बच्चों को नीम के नीचे पहली से लेके 5वीं तक के सबको बिठाकर रामायण, महाभारत और दूसरी नैतिक शिक्षा की जो कहानियां थी वो सब बताते थे। तो मुझे लगता है कि एक उस दौर में भी शिक्षक कितने एडवांस थे, उनकी कितनी सोच थी, तो वो मुझे बहुत ज्यादा प्रेरित करती है। ये बताइए कि आपका गांव पंचायत समिति हेडक्वार्टर से, सुविधाओं से कितना दूर था? उस समय तो बहुत दूर था, क्योंकि उस समय ये स्थिति थी कि एक जो ईंटों से और ऊपर गोबर से लेपा हुआ एक कमरा था और ऊपर जो पतरे होते हैं उसी से बना हुआ था। फिर 2 रूम और बने, तो ऐसी स्थिति थी। लाइट की कोई सुविधा नहीं थी और न घरों में भी नहीं थी। हम तो जब बचपन में थे, आज की स्थिति में देखें तो ठीक ठाक संपन्न परिवार से थे, लेकिन फिर भी कहीं बिजली नहीं थी, लालटेन से ही पढ़े। और यही पढ़ते पढ़ते मैंने जब 5वीं दी तो नवोदय की परीक्षा दी। अच्छा। तो जवाहर नवोदय विद्यालय जसवंतपुरा जो जालोर में है, वहां पर चयन हुआ। अच्छा। उसके कई वर्षों बाद, मुझे लगता है जब मैंने 10वीं कर ली थी, तब हमारे वहां लाइट आई थी। तो आप नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट रहे? जी, ये बताइए ना, यही तो विशेष बात है। जी, बिल्कुल। लेकिन हर व्यक्ति, हर बच्चे का चयन नवोदय में हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इनका अपना एक अलग सिलेबस है, एक अलग क्राइटेरियाज जो है वो है। डॉक्टर साहब, मुझे यूं बताइए कि वर्तमान स्थितियों में और उन स्थितियों में आप क्या फर्क देखते हैं? नवोदय की दृष्टिकोण से नवोदय तो की दृष्टि से
जैसे रेगिस्तान में किसी प्यासे को बहुत दूर चलते चलते कोई पानी मिल जाए ना, वह स्थिति थी नवोदय विद्यालय की। एक अद्भुत संसार था बच्चे के लिए लर्निंग के दृष्टिकोण से। वहाँ अलग अलग तहसीलों से पूरे जिले के बच्चे आते, उनको देखना समझना, बहुत काबिल वहाँ पर शिक्षक होते थे। और जो सह शैक्षणिक गतिविधियां होती थी, साथ में रहना, खाना, 24 घंटे के जो कार्यक्रम बहुत अद्भुत थे। मुझे लगता है उस दौर में बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। आज बहुत सारे निजी विद्यालय हो गए या बहुत सारे मॉडल स्कूल्स हो गए, तो सब चीज़ें एक समान हो गई है, लेकिन फिर भी उनकी जो अहमियत है वो कहीं से कम नहीं हो सकती। आपकी हायर एजुकेशन कहाँ से हुई? उसके बाद मैं बाड़मेर आ गया और राजकीय महाविद्यालय जो बाड़मेर है, वहीं से मैंने अंग्रेजी साहित्य, हिंदी साहित्य और राजनीति विज्ञान से स्नातक की। फिर मैं राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर चला गया जी। वहाँ हिंदी विभाग है, हिंदी विभाग से ही मैंने रेगुलर एमए किया हिंदी विषय में, और मैं वहाँ पर गोल्ड मेडलिस्ट रहा। ड्यूरिंग द एमए के दौरान ही प्रथम प्रयास में ही मेरा नेट जेआरएफ हो गया, और उसके बाद में उसके तुरंत ही ये भर्ती आ गई थी। अच्छा। और जब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी होती तो मेरा बीएड भी कंप्लीट हो गया वहीं से। जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली है, उसमें मेरा एमफिल में चयन हुआ, लेकिन तब तक मेरा नेट जेआरएफ और भर्ती का आना, बीएड का होना, तीनों चीजें एक साथ थी, इसलिए मैंने वहां पर एमफिल नहीं किया। अच्छा। और मैंने फिर जोधपुर विश्वविद्यालय से एमफिल कर लिया, और 22 वर्ष में था तब मेरा चयन हो गया कॉलेज व्याख्याता। देखिए, 22 वर्ष की उम्र कोई बड़ी उम्र नहीं होती जी, और इस उम्र में असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब है। हमारे जो जितने भी दर्शक हैं यहाँ, वो ये जानना चाहेंगे कि आपने एमए हिंदी में क्यों किया, ये विषय ही आपने हिंदी ही क्यों चुना? जी, मेरी रुचि थी उसमें सबसे ज़्यादा। तो मैं जब 10th के बाद में विषय का चयन कर रहा था, तो सब लोग कहते थे कि पिताजी इंजीनियर है तो साइंस या मैथ लो, लेकिन मुझे लगा कि मुझे आर्ट्स लेनी है। मेरे को वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मैं उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल था, तो मैंने आर्ट्स लिया। पिताजी ने कभी दबाव नहीं दिया कि आपको ये करना है। तो जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो सबने कहा आपके इंग्लिश लिटरेचर है तो उसमें पीजी करो। लेकिन मुझे यहाँ मैं आपको रोक रहा हूँ। उस समय आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि पिताजी ने मुझ पे प्रेशर नहीं दिया जी, और वर्तमान में सारे अभिभावक बच्चों पर इतना प्रेशर दे रहे हैं। जी, वो चाहते हैं कि बच्चा आईआईटीएन बने, बच्चा मेडिकल में चला जाए, बच्चा ये करे, जबकि बच्चा क्या करता है ये उसके फ्रीडम है ही नहीं जी। तो इस संबंध में आप गार्जियंस को क्या कहना चाहेंगे? पहले के जो अभिभावक थे वो बहुत ज्यादा निश्चिंत थे, उनको इतनी चिंता नहीं थी बच्चों के भविष्य के प्रति। आज जैसे जैसे परिवार एकल परिवार होते जा रहे हैं, वैसे वैसे अभिभावक अपने बच्चों के प्रति ज्यादा चिंतित हो गए हैं। तो उन्हें लगता है कि हमारे बच्चे अभी काबिल नहीं है, इसलिए वो उनका भविष्य भी वही डिसाइड करने लगते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हर आने वाली पीढ़ी पहले वाली पीढ़ी से ज्यादा एडवांस और ज्यादा सोचने वाली होती है। तो ये दबाव नहीं होना चाहिए, उनको अपना करियर और अपना जीवन दोनों किस तरीके से जीना है उन खुद को तय करना चाहिए। आपने इंग्लिश की जो बात की, जी आप इंग्लिश में भी तो प्रोफेसर बन सकते थे, जी फिर आपने हिंदी को ही प्राथमिकता इसलिए दी कि हिंदी में आपका इंटरेस्ट ज्यादा था। जी, आप हिंदी को, हिंदुस्तान को ज्यादा पसंद करते हैं। तो आप अपने विद्यार्थियों को जो प्रोग्राम देख रहे हैं जी। उन्हें क्या कहना चाहेंगे ताकि उन्हें भी एक करियर का मार्गदर्शन मिले, एक रास्ता मिले? मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप जीवन में क्या करना चाहते हो ये तय करने वाले आप हो, लेकिन उसके लिए उचित मार्गदर्शन लें। आप किसी से भी मार्गदर्शन ले सकते हैं। उसके बाद में आप अपनी पसंद का विषय चुने या फील्ड चुने। कोई भी फील्ड अच्छा या बुरा ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हर चीज में करियर की बहुत संभावनाएं हैं। मैंने ग्रेजुएशन करते ही पीजी के दौरान मैंने बैचलर ऑफ जर्नलिज्म किया, क्या हुआ? पत्राचार के माध्यम से, क्योंकि मुझे ये था कि इसमें करियर ना बना तो वो भी मेरा इंटरेस्ट का विषय है और मैं जर्नलिज्म में जाऊंगा। उसके बाद में मैंने अभी सर्विस के दौरान मास्टर ऑफ जर्नलिज्म कंप्लीट किया, क्योंकि अब ये मेरा करियर नहीं है लेकिन मुझे उसमें इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने मास्टर डिग्री की। तो जिसमें आपको इंटरेस्ट है वह करें। कुछ लोगों का मानना ये है कि हिंदी सरल होती है, अंग्रेजी कठिन होती है, इसमें नंबर कम आते हैं, इसमें नंबर ज़्यादा आते हैं। आपने
कोई कोचिंग लिया क्या? नहीं, मैंने कोचिंग का लेता उससे पहले मेरा चयन हो गया। इसलिए उस ओर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जी। 22 वर्ष की उम्र में आप असिस्टेंट प्रोफेसर लग गए, आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे बहुत खुशी हुई उस समय, क्योंकि पहले पहले जो प्रयास है उसमें सफलता मिलती है तो उसकी खुशी अलग ही होती है। लेकिन मेहनत इतनी जबरदस्त थी कि मुझे लगता था ये तो होना ही था, क्योंकि 6-7 महीने तो यूं लगिए कि हम 24 घंटे में दिन और रात कब होता था पता नहीं चलता था। जो लोग ये कार्यक्रम सुन रहे हैं वे डॉक्टर साहब की इस बात को पिलर की भांति माने कि ये कितने घंटे पढ़ते थे? जी, मैं जयपुर रहता था और जब मुझे ये भर्ती आई तो जयपुर में बहुत सारे मित्र थे, तो मुझे लग रहा था कि समय बाकी चीजों में भी जा रहा है। तो एक मेरे गांव के पड़ोसी हैं खियाराम, मैं उनको लेके जोधपुर आ गया। अच्छा। जोधपुर में कोई जानने वाले नहीं थे, तो वहां पर हमने एक ऐसा कमरा लिया जिसमें टॉर्च की लाइट से ही ताला दिखता था, क्योंकि वो अंदर में कमरा था। अच्छा। और उसी में ही हम पढ़ते ही रहते थे, खाना बनाना, चाय पीना और पढ़ना। कब सुबह हुई शाम हुई कुछ नहीं पता। 6-7 महीने दिन और रात, बस एक ही लगन थी कि किसी भी हालत में इसमें चयनित होना ही होना है। मित्रों, ये बात जो है ये आपको गांठ बांधने जैसी है। खाने का पता नहीं, सोने का पता नहीं, और मेहनत इतनी, बस एक ही लक्ष्य था और एक ही प्रण था कि हमें इसमें चयनित होना है, मीन्स होना है। ये कॉन्फिडेंस जो है, मतलब ये कॉन्फिडेंस किससे प्रेरित हुए आप? ये कॉन्फिडेंस आपको कैसे आया? ये कॉन्फिडेंस एक्चुअली में ज्ञान से, मुझे जो जब पीजी कर रहे थे उस समय बहुत पढ़ा, क्योंकि वातावरण लाइब्रेरी का और इतना अच्छा था कि लगता था कि इस दुनिया में बहुत कुछ है जो पढ़ा जाना है, और उस समय पढ़ते थे, पढ़ते पढ़ते ये हो गया। और दूसरा एक जीवन में घटना यूं हुई कि बचपन में मैं शायद 3 वर्ष का था तभी मेरी सगाई हो गई थी। अच्छा। और जाहिर तौर पे परिवारों में ये स्थिति है कि जब सगाई हो गई है तो कुछ समय बाद जब आपके और परिवार की जब होते हैं उनके साथ शादी हो जाती है। तो मेरा नेट के एग्जाम से पहले परिवार में लगभग शादी तय हो चुकी थी, क्योंकि मेरी जो 2 और साली है तो उनकी शादी करनी थी, तो जाहिर तौर पे तीसरी की भी होनी थी। तब मैंने खुद ने कहा अभी मेरी परीक्षा है और करियर बनाना है, तो मना किया। तब पिताजी ने मुझे ये कहा था कि अब एक चीज से आप इनकार कर रहे हो, लेकिन यदि करियर में भी आप सफल नहीं हुए तो कहीं आपका फैसला वो कल आपको शर्मिंदगी ना झेलनी पड़ जाए, ऐसा ना होना चाहिए। तो मेरे लिए उस समय आप बहुत बड़ी उलझन में नहीं फंस गए? उलझन नहीं थी एक्चुअली में, क्योंकि मेरे जो मित्र थे ना वो मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, वो सही सलाह वाले थे और परिवार का साथ था। तो उलझन मेरे सामने ये भी यही थी कि किसी भी हालत में मुझे चयनित होना है, इसमें ना हो जाऊं तो मुझे जर्नलिज्म में बहुत जल्दी करियर बना लेना है। तो ये 2 ऑप्शन थे मेरे पास, इसलिए मेरे उलझन नहीं थी। लेकिन हाँ, ये जरूर था कि कुछ न कुछ करना जरूर है। फिर शादी के बारे में क्या हुआ वो बताया नहीं आपने? उस समय नहीं हुई, बाकी लोगों की हुई। और उसके बाद में तो मेरा चयन हो गया। चयन हो गया तो बहुत अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा। सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन जैसे ही चयन हुआ कुछ ही महीने बाद मेरी ज्वाइनिंग हुई नहीं थी, उससे पहले पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मीन्स ये वो सफलता का मंजर आदरणीय पिताश्री नहीं देख पाए। चयन का उन्होंने देखा जी, जी, जी। लेकिन ज्वाइनिंग नहीं देखी उन्होंने, नहीं देख पाए। तो उसके बाद आपने कैसा महसूस किया? एक पिताजी और एक पिताजी का नहीं होना, क्या महसूस किया? मैं बचपन से ही, जैसे नवोदय था तो हॉस्टल, उसके बाद में ग्रेजुएशन में भी यहाँ पर भी पिताजी जहाँ रहते थे वो अपने साथ बच्चे रखते थे, गांव वाले। तो यहाँ पर भी बच्चों के साथ रहा, बाड़मेर भी, और जयपुर था तो भी या तो हॉस्टल या रूम, तो वहां रहे। तो मैं इतना सामाजिक नहीं था। अच्छा। और मुझे ये सामाजिक जिम्मेदारियां, किस तरीके से काम करना है, क्या क्या होता है, नहीं पता था। तो एकदम जिम्मेदारी आ गई तो मेरे लिए बड़ा यूं संकट का दौर था। और उस समय भी मैं उस रात चेन्नई से मदुरई जा रहा था, एमफिल का मेरा इंटरव्यू था। अच्छा। तो मैं चेन्नई से निकल गया था और मदुरई के बीच में रास्ते में था। तो रात को करीब 9:30 बजे मेरे पास फोन आता है। और मैं उस समय ना तो इतना नादान भी नहीं था और पूरा परिपक्व भी नहीं था। तो जैसे ही मुझे फोन पे बात कही गई तो मैं समझ चुका था कि हुआ क्या है। तो उस समय
फिर मैं वहाँ से वापस चेन्नई आया। चेन्नई से मुझे गांव आना था, तो मुझे फ्लाइट पकड़नी थी, तो मेरे पास समय था कम, लेकिन फ्लाइट बुक हो चुकी थी रात की सारी, तो वो रात पूरी थी। तो बहुत ऐसा समय था, मेरे भाई और बहन भी छोटे थे उस समय, और सब अलग अलग एजुकेशन, एक कोटा थे, एक जोधपुर थी। तो मेरे सामने बहुत था कि मैं अब करेंगे क्या, होगा कैसे, मैं क्या करूंगा। तो ये सब दौर तो था। अच्छा देखिए, आपने कहा कि मैं इस उम्र तक सोशल कम था, फिर जैसे ही आप कॉलेज एजुकेशन में आए, हायर एजुकेशन में आए, जी आपने तत्काल एनसीसी पकड़ ली। जी और ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें सेवा और देशभक्ति का जज्बा है। जी। तो इसके पीछे क्या रहा, कौन सी वजह रही? व्यक्ति को खुद को नहीं पता होता है कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। जैसे ही कॉलेज एजुकेशन में आया, तो मुझे शुरू में एनएसएस दी गई थी। तो एनएसएस का पीओ बन गया था मैं, बहुत ज्वाइन करते ही कुछ ही महीनों बाद। तो मैंने एनएसएस पीओ के रूप में काम किया, क्योंकि मैं एनएसएस का वॉलंटियर था। और एनएसएस वॉलंटियर के रूप में मैंने यूथ फेस्टिवल्स और यूनिवर्सिटी फेस्टिवल सब में भाग लिए थे। और जेडी में मैं एनसीसी में भी था। और रोवरिंग जो स्काउट का है वो भी मैंने किया था। मैंने इंटरनेशनल फेस्टिवल्स वो भी अटेंड किए थे, राजस्थान यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया था। तो मुझे लगता था कि जो सह शैक्षणिक गतिविधि है वो बहुत कुछ कर सकती है। इस बीच में एनसीसी की वैकेंसी आ गई और स्थिति बनी, तो मैंने अप्लाई कर दिया, चयन हो गया। इसमें चयन हो गया तो क्योंकि पहले यहाँ पर महेंद्र जी थे, उन्होंने मुझे ये बताया कि यदि आप सह शैक्षणिक जो गतिविधि है उसमें इंटरेस्टेड हो तो एनसीसी सबसे बेस्ट है। और मुझे लगा जो बेस्ट है वही तो हासिल करना है, और उसके लिए फिर चयन हो गया। फिर ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है, वहां से मैंने जो कोर्स है वो किया और लेफ्टिनेंट की जो रैंक है वो दी गई। जी जी। लेफ्टिनेंट डॉक्टर आदर्श किशोर जानी से मैं बात कर रहा हूँ। मित्रों, यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है, इस छोटी उम्र में इन्होंने कितने पायदान पार किए, ये समझने की बात। इधर ग्रेजुएशन, उधर एमए के बाद एमफिल के बाद में इधर एनसीसी में आ जाना, और जर्नलिज्म में और बीएड। और आप ये देखिए कि व्यक्ति ने मेहनत को ही पूजा मान लिया था, और उसका परिणाम ये हुआ कि छोटी उम्र में आप प्रोफेसर बन गए। कॉलेज एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर से शुरुआत, ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब है। अच्छा, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। डॉक्टर साहब, आपने एनसीसी में रह करके भी न केवल अपना, न अपने एनसीसी कैडेट्स का, बाड़मेर राजस्थान का नाम इंडिया में ऊंचा किया। कुछ ऐसी चीजें जो हमारे दर्शकों को अगर आप शेयर करेंगे तो बड़ी खुशी होगी। जी, एनसीसी ज्वाइन की, उसके बाद में मुझे नेक्स्ट ईयर में ही गणतंत्र दिवस समारोह का मौका मिल गया। 1 साल किया तो मुझे दूसरी साल भी बुलाया गया। तो 2014 और 2015 परेड में वहां पर जो राजस्थान निदेशालय जो रिप्रेजेंट करता है, जी। उसका नेतृत्व करने का मौका मिला एज ए एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर के रूप में। तो वहां से शुरुआत थी, और मेरी इधर पीएचडी भी चल रही थी। तो मुझे वो भी डॉक्टर सुचित्रा कश्यप, जो बीकानेर विश्वविद्यालय के अंतर्गत है, डूंगर कॉलेज, उनके मार्गदर्शन में वो भी कर रहा था। तो मुझे वो भी साथ साथ करना था। तो ये सब चल ही रहा था। वहीं से मैं जो भी लिखता था वो भेजता था, वो वापस उसमें गलतियां निकालते थे। 2 चीजें साथ चल रही थी। फिर हम लोग बिहार गए, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप था, और हमने पहली बार था तो बहुत चैलेंज था, बहुत मेहनत की, और हम ऑल इंडिया चैंपियन होके आए वहां। क्या बात, जितने कंपटीशन थे सारे जीत के आए। तो वापस आए तो लोगों ने अप्रिशिएट बहुत किया। कुछ ने कहा ये तो ढोल की हारमोनियम में बच्चों का करियर खराब हो जाएगा। अच्छा। तो फिर वापस आए, हमने कहा यार करियर तो बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। तो उन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अच्छा। आर्मी के लिए तैयार करने लगे, पुलिस के लिए तैयार करने लगे, निःशुल्क रूप से। ये एक्स्ट्रा वर्क था। फिर इस बीच सुजास, जो आपकी उजास जो संस्थान है जी, ये कैसे डेवलप हो गई? तो ये शुरुआत की थी हमने ऐसे ही कि उन बच्चों को ये जो चुनौती मिली है कि ये ढोलकी में कहीं अपना जिंदगी ना निकाल दे, तो उनको करियर के रूप में प्रेरित करें। मित्रों, ढोलकी से मतलब ये है कि ये जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं जिसमें कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, तो आपको हारमोनियम भी बजाना पड़ता है, आपको ढोलक भी बजाना पड़ता है, सारे वाद्य यंत्र भी बजाने पड़ते हैं। तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि आप केवल बच्चों को ढोलकी बजाना ही सिखा रहे हैं,
जबकि इन्होंने वो सिखाया जो हर एक नहीं सीख सकता। आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं। जी, तो जो बच्चे वहां पर गए थे हम्म, कल्चर प्रोग्राम में, वही मेहनत करके सारे आर्मी में सेलेक्ट हो गए। क्या बात, क्या जब बात। पहले कदम पे सफलता मिली तो हमें लगा कि हाँ, इस पे और कुछ किया जा सकता है। तो फिर हमने इसका क्षेत्र विस्तृत किया। पहली बार ये कोशिश हमने सिर्फ एनसीसी के बच्चों के साथ की। फिर लगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दूर दराज गाँव में हैं, जिनको एनसीसी की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती या फिर इस कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलता। वो भी तो हकदार है कि उनको सही मार्गदर्शन मिले। तो कैसे करें? तो हम जब पिताजी जो काम करते थे उनको ही आगे बढ़ाना भी था मुझे। तो पिताजी के नाम से ही उजास उमाराम जानी संस्थान, क्या बात। ये शुरू किया हमने। और उसके तहत जो भी बच्चा, चाहे वो कॉलेजिएट है, नॉन कॉलेजिएट है, कोई भी है, वो किसी भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहता है तो उसकी शुरुआत की हमने सिर्फ मार्गदर्शन दे दें या गाइडेंस क्लासेस कर दें, ऐसा नहीं, सब्जेक्ट की टीचिंग करवाई। और उसमें जैसे ही लोगों को पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है तो लोग निःशुल्क रूप से पढ़ाने के लिए साथ में आ गए। तो समर्पित लोगों के द्वारा समर्पित विद्यार्थियों के लिए वन एम वन टीम उद्देश्य से ये काम करते हैं हम। और उसमें बच्चों से कोई पैसा 2014-15 में ये शुरू किया था, आज 21-22 होने जा रहा है। तो इतने वर्षों में कभी कोई शुल्क नहीं लिया गया। और जितनी भी फैकल्टी आई, किसी फैकल्टी ने कोई अपना पारिश्रमिक नहीं लिया और उनको दिया भी नहीं गया। और खास बात यह है कि यदि उसमें चौक डस्टर भी होता है तो टीचर खुद लेके आते हैं और सब डेडिकेशन से पढ़ाते हैं। आज इतने वर्षों में हमारे करीब 450 से अधिक आर्मी में चयनित हो गए। बस यही मैं सवाल आपको पूछ रहा था कि आर्मी में भी आजकल बहुत अच्छा कैरियर है जी। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए कुछ बताइए कि क्या मार्गदर्शन हो सकता है। मैंने पहले ही कहा कि जो आपकी रुचि है, रुचि नहीं है तो या तो रुचि डेवलप करो, रुचि डेवलप हो जाए उसी के बाद उस क्षेत्र में आप कूद पड़ो। और कूद पड़ो तो उसके बाद में पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो आर्मी आप देश की सेवा और अपना करियर दोनों अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और दूसरा ये कि कम उम्र में आपको ये मिल रहा है। आप 21 वर्ष के होते हो तब तक या तो आपका करियर बन जाएगा, आप उसमें असफल भी हो रहे हो तो आप खो कुछ भी नहीं रहे हो। उसके बाद में आपकी जिंदगी पड़ी है। सिविल जितने भी कोर्सेज हैं, जो वैकेंसीज है अलग अलग, उसमें आप तैयारी कर सकते हो। तो जो भी चुने दिल से चुने। उजास के माध्यम से आपने जैसे कहा कि गरीब और नीडी विद्यार्थी जो थे, जो लोग कॉलेज से जुड़े हुए नहीं थे, उन सब के लिए हमने पढ़ने के मार्गदर्शन के दरवाजे खोल दिए। जी। तो इसमें हमारे रिजल्ट्स क्या रहे? इसमें हमने शुरुआत की थी आर्मी से। पहले फिजिकल हमने शुरू करवाया एक बार, तो हमारे पास 120 विद्यार्थी थे, उसमें से 92 ने उसमें फिजिकल क्लियर किया। अच्छा। तो बहुत अच्छा रिजल्ट था उस दृष्टिकोण से। फिर उसमें से फाइनली मेडिकल और उसके बाद में रिटर्न होते होते हमारे 27 सेलेक्ट हुए। तो हमें लगा कि हम रिटर्न पे और मेहनत कर सकते हैं। अच्छा। फिर रिटर्न पे किया तो अगले साल 35 हुए। ऐसे ही एक बार हमारे 62 चयनित हुए। अभी हमारी पिछली जो भर्ती थी उसमें 127 लड़कों ने फिजिकल क्लियर किया है। नहीं तो इसमें अपने कॉलेज के स्टूडेंट हैं या बाहर के भी आप लेते हैं? इसमें एनसीसी के हैं मूलतः, और जो स्काउटिंग के बच्चे होते हैं वो भी है। अच्छा। कॉलेज के भी जो आना चाहे और बाहर के जो नॉन कॉलेजिएट है वो भी आना चाहे, कोई भी, किसी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है और शुल्क कोई है नहीं। तो और सबको समान रूप से देखा जाता है, कॉलेजिएट कौन है और नॉन कॉलेजिएट कौन है, कोई इसमें अंतर नहीं है। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूं कि आपने एनसीसी में ऐसे कौन कौन से अवार्ड जो आपको पर्सनली मिले या हमारे एनसीसी कैडेट्स के प्रोग्रामों में मिले, वो भी आप थोड़ा प्रकाश डालें। एनसीसी ने मुझे, जो एनसीसी के महानिदेशक हैं उनके द्वारा डीजी कमेंडेशन जो अवार्ड है वो दिया गया। और प्रतिवर्ष हमारे यहाँ से जो आरडी कैंप होता है, आरडीसी परेड, उसके लिए 2 और 3 कैडेट सेलेक्ट होते हैं। टीएससी कैंप है जो थल सेना का सबसे बड़ा कैंप है, उसमें भी 2-3 कैडेट सेलेक्ट होते हैं। हम लोग 4 बार एनआईसी में गए और चारों ही बार हमने राजस्थान को रिप्रेजेंट किया और वहां पर जो नेशनल चैंपियनशिप थी वो जीते हैं। वाह। और इसके अलावा जो बाड़मेर में काम हो रहा है उसको देखने के लिए 2 बार डीजी की विजिट हो चुकी है। तो डीजी का आना, अप्रिशिएट करना हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। एनसीसी, कॉलेज एजुकेशन की पढ़ाई, एनसीसी, इसके बाद उजास के कुछ ऐसे काम जो आप एक्स्ट्रा और कर रहे हैं
जी। उन गतिविधियों पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। उजास एक तो शिक्षण कार्य करवाता है बच्चों को, जैसे गणित है, रीजनिंग है, हिंदी या जीके। ये कौन बच्चे हैं? ये वो सारे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, चाहे यानी कहीं रहते ये हैं, सारे युवा हैं युवा हैं। जो जो नौकरी के लिए बिल्कुल जो लाइन में लगे हुए जी। हैं। तो अच्छा। एक काम ये करते हैं। दूसरा ये कि स्काउटिंग, जिसमें बड़े बच्चे होते हैं, उनमें रोवरिंग और रेंजरिंग, बॉयज के लिए रोवरिंग और गर्ल्स के लिए रेंजरिंग, ये 2 अपॉर्चुनिटी है। और उसमें जो सरकारी संस्थान है उसके साथ साथ अलग संस्थान है, वो भी रजिस्टर्ड हो सकती है। तो उजास की 3 विंग है, उसमें काम कर रही है। ग्रामीण है, उजास ग्रामीण रोवर विंग है, एक स्वतंत्र विंग है और एक रेंजर की विंग है। अच्छा। जो ग्रामीण विंग है उसमें हमारी जो यूनिफॉर्म है वो भी राजस्थान की परिवेश की है, उसमें साफा है, धोती है, कुर्ता है। अच्छा। और ये ऑफिशियल यूनिफॉर्म है। तो इसमें हमारे बच्चे राष्ट्रपति अवार्ड तक के भी हो रहे हैं। वैष्णो देवी से लेकर कन्याकुमारी तक के उन्होंने कैंप किए हैं। तो एक गतिविधि हम लोग ये भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी सोशल गतिविधियां हैं, जैसी जरूरत के अनुसार, समय के अनुसार रहती है, स्वच्छता की है, वृक्षारोपण, अभी रक्तदान। कोरोना को लेकर के भी आपने एक जागरूकता का बड़ा अभियान चलाया था जी। उस संबंध में भी कुछ प्रकाश डालिए। हमारे जो युवा जुड़े हुए हैं वो प्रत्येक गांव ढाणी तक है। तो हमने सबको कहा कि भाई क्यों ना आप अपने अड़ोस पड़ोस में कोरोना को प्रति लोगों को जागरूक करें और लोगों को सचेत करें। तो शुरुआत में जब पहला दौर आया तो जो गांव में सरकारी राशन वितरण का था वो काम हमारे बच्चों ने किया। मास्क खुद ने बनाए और मास्क वितरित किया अपने अड़ोस पड़ोस में। शहर में जो बच्चे रह रहे थे उन्होंने यहाँ पे लोगों को जागरूक करने की रैली निकाली। फिर सरकार के द्वारा जो कमेटियां बनाई गई थी अलग अलग वार्ड वाइज, उन सारी कमेटी में हमारे बच्चों ने काम किया और सब में कहीं ना कहीं बहुत सारे और लोग भी जुड़े। तो सब तरीके की जो चीजें थी वो सारी की गई। जो 12वीं क्लास पास करके कॉलेज में आते हैं जी। उन लोगों के लिए ये बताइए कि एनसीसी में भर्ती होने से क्या फायदे? एनसीसी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनाती है। आपको अपना व्यक्तित्व विकास करते हुए एक जिम्मेदार नागरिक बनना है, तो मुझे लगता है एनसीसी में आना चाहिए। सबसे बड़ी चीज हमारे सारे श्रोता जिम्मेवार नागरिक है, वो नौकरी की तलाश में है और बरसों से इसमें लगे हुए हैं। जी। आप तो मुझे सीधा सा ये बताइए कि एनसीसी में आने से क्या उन्हें कोई अंक मिलते हैं, क्या कोई वजीफा मिलता है, क्या फायदा मिलता है? जी। एनसीसी में ए, बी और सी सर्टिफिकेट होते हैं। कॉलेज में जो विद्यार्थी 3 वर्ष ट्रेनिंग कर लेता है उसको सी सर्टिफिकेट मिलता है। जिस विद्यार्थी ने सी सर्टिफिकेट ए या बी ग्रेडिंग से किया है उसको एसएसबी के डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल मिलता है। मतलब जो बच्चे आईए में जाते हैं या ओटीए जाते हैं, सीडीएस का एग्जाम देकर या एनडीए का एग्जाम देकर, यदि आप सी सर्टिफिकेट होल्डर हो ए या बी ग्रेडिंग से, तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू देने जा सकते हो, रिटर्न से गुजरना नहीं पड़ेगा। और प्रति वर्ष आपके लिए इसमें सीट्स आती है, गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है किसी को अफसर लाइन में जाना है तो, और किसी को यदि जनरल ड्यूटी, यदि सिपाही में भर्ती होना है, तो बाकी जैसे बाकी विद्यार्थी फिजिकल से गुजरते हैं वैसे आपको भी गुजरना है, मेडिकल से भी गुजरना है, लेकिन लिखित परीक्षा आपके लिए माफ होगी क्योंकि आपने सी सर्टिफिकेट कर रखा है। तो दोस्तों ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो एनसीसी में जाने से हर स्टूडेंट को मिल सकते हैं जो एनसीसी ज्वाइन करता है। डॉक्टर साहब, चलते चलते, क्योंकि ये प्रोग्राम केवल युवा साथियों के लिए है, नौजवानों के लिए है, बेरोजगार जो हैं उनके लिए है, और जो नौकरी के लिए लालायित हैं, तलाश में हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए है। क्योंकि आपने जो जिंदगी में एक संघर्ष देखा है, एक शिकायत आपसे करूं, आपने कहा कि मेरी पढ़ाई चलती रही, इधर मेरा ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर आपका बीएड, फिर आपकी एमफिल, उसके बाद में लेक्चरशिप के बाद में पीएचडी। तो घर में आप कुछ समय दे पाए कि नहीं पाए, ये कभी समस्या नहीं रही? इसके लिए तो मैं परिवार का बहुत ज़्यादा आभारी हूँ, क्योंकि शुरुआत में मैं जैसे बताया कि सामाजिक कम थे, तो भी शायद पिताजी और माताजी का ऐसे संस्कार रहे, उनकी ऐसी प्रेरणाएं रही कि कहीं पर कोई दिक्कत आई नहीं आज तक। और उसके बाद में जब शादीशुदा जिंदगी जीने लगे, तो मुझे लगता है मेरी धर्मपत्नी का ही सबसे बड़ा योगदान है कि आज हम दूसरी गतिविधियों में समय दे पा रहे हैं। मैं परिवार के प्रति पीछे की दूसरी पारिवारिक जो जिम्मेदारियां हैं उससे पूरी तरीके से निश्चिंत हूं,
तभी तो ये सब कर पा तब रहा हूं। आप इतना कर पा रहे हैं। अदरवाइज आदमी को परिवार भी देखना है और अपना काम भी देखना है। डॉक्टर साहब, चलते चलते जी जितने भी युवा हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, जो केवल युवाओं के लिए है, मेरा संघर्ष मेरी सफलता, तो आपने अपनी सफलता की कहानी तो हमारे दर्शकों को सुना दी, लेकिन अब जाते जाते ये बताइए, इन युवाओं को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वे भी संघर्ष करते हुए सफलता तक पहुंच सके। जी, कहा गया है जिंदगी है कि बदलता मौसम, हर नई रुत में नए फूल खिले, बेवफाई नहीं आदत अपनी, जब तलक मिले जिससे मिले दिल से मिले। क्या बात। तो जो भी काम करो दिल से काम करो, और दिल से काम जो किया जाता है तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। समय जरूर लग सकता है लेकिन सफलता भी जरूर मिलती है। तो करते रहें और निरंतर करते रहें। ऐसा नहीं है कि एक मौसम आया और आपने कोशिशें कर ली, कोशिशें मौसम के साथ थमती नहीं है। तो निरंतर करते रहें, जरूर सफल होंगे। कोशिशें निरंतर करते रहें, इसमें किसी तरह की भी कोताही नहीं हो, और परिश्रम का फल एक दिन अवश्य मिलता है। अच्छा, इसमें कंटिन्यूएशन बहुत जरूरी है। मौसम आया, आपने पढ़ना शुरू किया, मौसम खत्म हुआ, आपने पढ़ना बंद कर दिया, नहीं, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और कंटिन्यूअस प्रोसेस में आपको गुजरना है। इसलिए जब तक मुकाम और जिंदगी का जो मकसद है वो हासिल नहीं हो जाता, तब तक खड़े रहिए, लगे रहिए, और जब अपना मकसद पूरा हो जाए तो एक सफलता की कहानी, संघर्ष की बात हमारे यहाँ इस स्टूडियो में आकर के हम आपसे भी तो कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, 22 ई लर्निंग स्टूडियो में आप आए और आपने अपने जीवन की संघर्ष की वो कहानी, जहां सफलता तक पहुंची है, वो आपने हमारे सारे दर्शकों के सामने रखी है। मैं सोच रहा हूं कि डॉक्टर साहब के साथ हमारी ये बातचीत काफ़ी सार्थक सिद्ध होगी। फिर कुछ समय के बाद अगले हफ्ते एक नई शख्सियत के साथ हम फिर 22 ई लर्निंग स्टूडियो में आपसे रूबरू होंगे, फिर मुलाकात करेंगे। प्रसन्न रहें, मस्त रहें, और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।